हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग जो लोग एचएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2022 में, आर्ट्स वाले लोग, उनके लिए मैंने हिंदी सब्जेक्ट का, एजुकेशन का और पॉलिटिकल साइंस का सजेशन अपलोड कर दिया हूं। और हिस्ट्री का बचा हुआ था, तो आज हम लोग हिस्ट्री के सजेशन पे चर्चा कर लेंगे। तो जो तीनों सजेशन अपलोड है वो केवल आपका 8 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं पार्ट ए के उस पर है। हिस्ट्री का भी वही होगा, जो पार्ट ए का क्वेश्चन आता है आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का 5, उसी का आज हम लोग सेशन अपलोड करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसमें कैसे करना है, एमसीक्यू और एससीक्यू कहाँ से कीजिएगा तो आपको कुछ कॉमन मिल जाएंगे एग्ज़ाम में, उस पर हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। बाद में मतलब आप लोग मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कीजिएगा मुझे, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कहाँ से आप एमसीक्यू एससीक्यू कीजिएगा। तो कुछ कॉमन तो आपको मिलेंगे ही एग्ज़ाम में, ठीक है। वैसे एमसीक्यू एससीक्यू का कोई सजेशन नहीं होता है, लेकिन कुछ कॉमन मिल सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पेपर वगैरह हैं जहाँ से करने से, ठीक है। तो आज हम लोग हिस्ट्री का 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। और मेरा पहले भी कहा हुआ है कि अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में जो मैं सेशन में दे रहा हूं, अगर कहीं पे भी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो आप लोग बेहिचक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझसे संभव होगा तो मैं वो आंसर आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप सारे आंसर मांगेंगे तो संभव नहीं है, ठीक है। जो आपको नहीं मिल रहा है आप उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर मुझसे ले लीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, ठीक है, कमेंट्स करके आप ले लीजिएगा। हिस्ट्री का जो लॉन्ग क्वेश्चंस आता है 8 मार्क्स के 5, सभी जानते हैं आप लोग पैटर्न में। तो क्वेश्चंस बताने के पहले मैं थोड़ा सा पैटर्न बताते हुए तब मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। और मैं वर्बली बोलता जा रहा हूं, आप लोग नोट करते जाइएगा कौन कौन सा क्वेश्चन है। और वीडियो थोड़ा अगर लेंथी भी हो तो आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को देखिए। आपको केवल क्वेश्चन नहीं मिलेगा आज क्या, पिछले भी वीडियो में जो मैंने सजेशन अपलोड किया था एजुकेशन में, आपको क्वेश्चन के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो थोड़ा नेट खर्चा हो जाए तो हो जाए, कैरियर खर्चा होने से अच्छा है थोड़ा नेट खर्चा हो जाए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक वॉच कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को बहुत कुछ मैं बताता चलूँगा लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स के बारे में, ठीक है। और क्वेश्चंस जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए, फिर उस पर चर्चा होगी कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो पहले जो आपका पेपर होगा वो क्या होगा, पार्ट ए का जो पेपर होगा वो लॉन्ग क्वेश्चंस का होता है। उसमें 8 × 5 मतलब 8 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। लेकिन हिस्ट्री में क्या है कि आपका 2 पार्ट में, पार्ट ए जो मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर, उसमें भी आपका क्या रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी इस तरीके से दिया रहेगा। पार्ट ए में से ए में मान लीजिए आपका 5-6 क्वेश्चन रहेगा, पार्ट बी में भी 5-6 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। करना क्या पड़ेगा कि पार्ट ए में से कम 2 क्वेश्चन करने होंगे, पार्ट बी में भी 2 क्वेश्चन करने होंगे, तो हो गए 4। आपको टोटल पार्ट और ए पार्ट बी मिलाकर आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, 5 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। लेकिन पार्ट ए में से मिनिमम 2, पार्ट बी में से मिनिमम 2। ऐसा नहीं कि आप पार्ट ए में से ही 4 क्वेश्चन है या 5 क्वेश्चंस दिए हुए 6 क्वेश्चंस तो आप 5 क्वेश्चंस टच कर लिए, हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है। मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको इसमें से करना है, मिनिमम 2 इसमें से करना। और जो एक बच जा रहा है वो आप किसी भी पार्ट में से कर लीजिए। पार्ट ए में से कर लीजिए 1 क्वेश्चन, 3 हो गया, और 2 5 हो गया। या फिर आप पार्ट ए आपको टफ लग रहा है तो पार्ट बी में से 1 क्वेश्चन कर लीजिए, तो इसमें से 3 और इसमें से 2, इस तरीके से आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप पाँचों का पाँचों एक पार्ट से नहीं कर सकते हैं, या एक पार्ट से आप 4 करेंगे और एक पार्ट से 1 करेंगे तो भी नहीं होगा। मिनिमम 2 इसमें 2 इसमें, ठीक है। तो मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज, जो आप लोगों के सिलेबस में इस बार है, रिड्यूस सिलेबस है, तो चैप्टर वाइज हर चैप्टर में मैं क्वेश्चंस बताता जा रहा हूं कि हर चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, और उसके ऊपर क्वेश्चंस के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस करता रहूँगा, ठीक है। तो पार्ट ए में आपका जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक, जिसमें से चैप्टर 2 मतलब 1, 2, 3, 4 ये आपका पार्ट ए में आता है। इन चारों चैप्टर से पार्ट ए में क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें से चैप्टर 2 इस बार सिलेबस में नहीं है। तो चैप्टर 1, 3, 4 से आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चंस होंगे
हाँ, क्या क्योंकि 6 क्वेश्चंस नंबरिंग जो होगा 1 2 3 4 ही होगा, नंबरिंग जो होगा वो 1 2 3 4 ऐसे 4 क्वेश्चंस दिए रहेंगे। लेकिन होता क्या है कि जैसे मान लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन दिया, फिर उसके साथ और दे दिया, और या अथवा देकर और एक क्वेश्चन दे दिया, तो इसका मतलब ये 2 नंबर पे 2 क्वेश्चन मिल गए आपको। तो इस तरीके से देखिएगा तो 6 क्वेश्चन तक आपको मिलेंगे। तो 6 में से आपको करना कितना है? 2। 6 में से करना है आपको 2, मिनिमम 2। ठीक है, आप 3 भी कर सकते हैं। तब जब इसमें से अगर 3 कीजिएगा तो इसमें पार्ट बी में जो क्वेश्चन रहेगा उसमें से केवल 2 करना है। ठीक है, तो चैप्टर 2 इस बार सिलेबस में नहीं है, तो चैप्टर 2 से कोई क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करना, ना शॉर्ट क्वेश्चन ना लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर 1 3 4 ये पार्ट ए का पहले आप लोग लिखिए। चैप्टर 1 से जो क्वेश्चन करना आपको उसको पहले लिखिए। ठीक है, चैप्टर 1 में पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आज तक आया नहीं एग्जाम में। ठीक है, तो लगता है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट लग रहा है। अब इसका मतलब मैं जब आपको बताता जा रहा हूँ और बोलता जाऊँगा कि ये मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है, तो अब इसका मतलब आप ये मत सोचिएगा कि बस ये बहुत इंपॉर्टेंट सर बोले हैं तो इसको ही पढ़ लें। सजेशन में जितने क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ सारा क्वेश्चंस पढ़ के जाना होगा। आप मान लीजिए खुद से सजेशन बनाइएगा कि मैंने 10 क्वेश्चन दिए तो उसमें से आप 5 किए और 5 छोड़ दिए, तो देखा गया कि जो 5 आप छोड़े हैं उसी 5 में से आ गया, तो फिर प्रॉब्लम समस्या में पड़ जाइएगा। हाँ, ऐसा है कि मैं क्वेश्चंस बोलता जा रहा हूँ, मुझे जो लगता है कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है तो उन क्वेश्चंस को आप पहले याद कीजिएगा, क्योंकि अब समय कम है, मात्र 14 दिन समय है आप लोगों के एचएस एग्जाम में। तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको आप पहले कीजिए, पहले याद कीजिए। जब अब कल से आप याद करने बैठेंगे तो पहले उन क्वेश्चंस का आंसर याद कीजिए, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस का आंसर याद कीजिएगा। ठीक है, तो याद तो सभी करना है, आप सजेशन में से सजेशन मत बनाइएगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर का नाम है अतीत की स्मृति, और इंग्लिश वर्जन वाले जो देख रहे हैं वीडियो को उनके लिए भी है ये, मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन आप लोगों को बोल दूंगा। चैप्टर का नाम है रिमेंबरिंग द पास्ट। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वह है आधुनिक इतिहास लेखन की पद्धति का वर्णन कीजिए। आधुनिक इतिहास लेखन की पद्धति का वर्णन कीजिए। इंग्लिश में डिस्कस द मेथड्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, अजायब घर से क्या तात्पर्य है, मतलब अजायब घर से आप क्या समझते हैं। उसी में और एक क्वेश्चन, भूतकाल को संगठित करने में अजायब घर की भूमिका या महत्व। ठीक है, उसी में और एक प्रश्न, संग्रहालय मतलब भी अजायब घर। ठीक है, वर्ड क्वेश्चन में इधर उधर कर सकता है एग्जाम में। संग्रहालय के विभिन्न वर्गों का विवेचन कीजिए। ठीक है, तो इसमें अब कैसे होगा, ये जो दूसरा क्वेश्चन मैंने कहा आपको, तो पहले मैंने क्या कहा था, अजायब घर से क्या तात्पर्य है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मतलब परिभाषा पूछ रहा है या अर्थ पूछ रहा है, तो इसमें मान लीजिए 2 मार्क्स रहेगा। और उसके साथ जो क्वेश्चन था कि भूतकाल को संगठित करने में अजायब घर की भूमिका, तो उसमें 6 मार्क्स, तो 8 मार्क्स का हुआ। ठीक है, लेकिन इसी 2 नंबर क्वेश्चन में 3 प्रश्न मैंने बताया। एक मैंने बताया कि अजायब घर से क्या तात्पर्य है, 2 मार्क्स, और दूसरा बताया मैंने कि भूतकाल को संगठित करने में अजायब घर की भूमिका, 6 मार्क्स। इस तरीके से दिया। और इसके साथ और एक क्वेश्चन बोला था, संग्रहालय के विभिन्न वर्गों का विवेचन कीजिए, मतलब संग्रहालय के प्रकार, अजायब घर के प्रकार। ये भी लंबा ही क्वेश्चन होता है, वो भी 6 मार्क्स का होगा। ठीक है, वो भी होगा 6 मार्क्स का। तो एग्जाम में क्या करेगा, जो पहला दूसरा क्वेश्चन इसका एक पेयर बना दिया, या पहला और तीसरा जो क्वेश्चन है संग्रहालय के प्रकार, उसका एक पेयर बना दिया, 2 + 6 कर दिया, या फिर 4 + 4 ऐसा भी कर दिया जा सकता है कि अजायब घर की भूमिका और अजायब घर के प्रकार, 4 + 4 8, इस तरीके से भी दे सकता है। तो आपको इस तरीके से तैयार होकर जाना पड़ेगा। आप लोग जनरली क्या करते हैं कि सजेशन के बुक खरीद लिए होंगे, कोई किसी पब्लिशर का, कोई किसी पब्लिशर का। सजेशन के बुक्स वगैरह में क्या दिए रहते हैं, वही क्वेश्चंस दिए रहते हैं जो पिछले कई साल से एग्जाम में आ रहे हैं, और भी कुछ चीज़ें दी रहती हैं, वो आपको जानकर कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो क्वेश्चंस केवल दे देते हैं। अब लेकिन एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके का क्वेश्चन लास्ट ईयर आया या उसके पहले आया हुआ है उसी तरीके से हूबहू क्वेश्चन छापेगा। आप तो याद करके गए अजायब घर की भूमिका, ठीक है, या अजायब घर के प्रकार, या अजायब घर से क्या तात्पर्य है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन पढ़ के गए, आपको मिलेगा भी सजेशन में, होगा भी क्वेश्चन। लेकिन अब इसमें यहाँ ऐड कर देगा, अजायब घर का तात्पर्य हटाकर यहाँ दे दिया 2 मार्क्स का कि आपका 2 ऐतिहासिक पुरातात्विक अजायब घर का उदाहरण दी, तो ये 2 मार्क्स कर दिया, उसके बाद 6 कर दिया। तो कुछ इधर उधर करता है, तो अजायब घर के बारे में आप पूरा पढ़ कर जाइए। ठीक है,
तो क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस जो है आपको समझने की सुविधा के लिए बताया जा रहा है, लेकिन आप टॉपिक वाइज सोच कर जाइए। हिस्ट्री में पेपर ऐसे तोड़ता मरोड़ता है, पॉलिटिकल साइंस वगैरह में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हिस्ट्री में, एजुकेशन में पेपर को तोड़ा मरोड़ा जाता है कि आप पढ़ कर गए, आप मान लीजिए पढ़ कर गए एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का, ठीक है, लेकिन अब क्या करेगा कि 2 मार्क्स का कोई और एक क्वेश्चन घुसाएगा उसमें और 6 मार्क्स कर देगा जो आप पढ़ कर गए हैं। तो इसका मतलब जो आप 8 मार्क्स के लिए पढ़ कर गए हैं वो आप केवल 6 मार्क्स का ही पा रहे हैं, उसमें 2 मार्क्स का कुछ और घुसाया हुआ है उसमें, ठीक है। तो केवल क्वेश्चन का आंसर पढ़ के जाना ऐसा नहीं, ठीक है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 3, मिथक, जिसको पौराणिक कहानी भी कहते हैं, किंवदंती और स्मृति कथा का अर्थ, उदाहरण, विशेषताएं और महत्व, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझिए अच्छी तरह से। आपके सजेशन के बुक में क्या होगा कि पुराने साल जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, कि जैसे एक क्वेश्चन था, आया था एक एग्जाम में, वो किंवदंती, मिथक और किंवदंती, मिथक या किंवदंती और स्मृति कथा का महत्व बताएं, इस तरीके से शायद क्वेश्चन था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन है, तो आंसर लिखने वाला जो आंसर आपको लिख कर दिया है गाइड में या मान लीजिए सजेशन के बुक में, वो उसी क्वेश्चन का आंसर ही केवल वहाँ लिखा होगा और तो कुछ दिया नहीं होगा। तो अब एग्जाम में इस बार आपका अगर कर दे कि मिथक से आप क्या समझते हैं, तो मिथक से आप क्या समझते हैं ये तो आंसर नहीं है आपके बुक में, ठीक है, वो 2 मार्क्स का हो गया, ठीक है। मिथक से आप क्या समझते हैं, मिथक की विशेषताएं बतलाइए, ये हो गया 2 मार्क्स का। उसके बाद दे दिया आपका कि मिथक का क्या महत्व है, इस तरीके से 8 मार्क्स कर दिया। तो आप केवल मिथक का महत्व ही पाइएगा 4 मार्क्स का, ये 2-4 नंबर आपका छूट जाएगा, ठीक है। तो केवल क्वेश्चंस वाइज नहीं जाना है, जो भी सजेशन पढ़ रहे हैं पढ़िए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन वाइज केवल नहीं जाना है, टॉपिक पढ़ना है। तो जैसे मिथक, पौराणिक कहानी, मिथक या पौराणिक कहानी, किंवदंती और स्मृति कथा, तीनों का अर्थ पढ़िएगा, मतलब किसे कहते हैं, उसका उदाहरण पढ़िएगा, कम से कम 2-2, उसकी विशेषताएं पढ़िएगा। विशेषताएं आपको किसी सजेशन में नहीं होंगी, तो ठीक है, महत्व दिया होगा लेकिन विशेषता नहीं होगा, तो विशेषता को भी आप पढ़कर जाइएगा। हो सकता है विशेषता 8 मार्क्स का नहीं आएगा, एक की मिथक की विशेषता बताइए 8 मार्क्स का, इस तरीके से नहीं देगा, लेकिन 2 मार्क्स में दे सकता है। मिथक की विशेषता बतलाते हुए मिथक का महत्व बताइए, 2+6 ऐसे दे दिया, तो आपका तो 2 मार्क्स यहाँ छूट जाएगा ना, विशेषता आप पढ़े ही नहीं है, ठीक है। तो ये चारों चीज, मिथक, किंवदंती और स्मृति कथा पर चारों जो चीजें हैं, अर्थ, उदाहरण, विशेषताएं और महत्व, ये चारों आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। छोटा छोटा पढ़िएगा, जरूरी नहीं है अर्थ भी आपका छोटा ही होगा, उदाहरण भी छोटा ही होगा, विशेषता भी खूब बड़ा नहीं पढ़ना, विशेषता छोटा में देगा तो 8 मार्क्स का नहीं देगा, देगा तो या तो 4 करेगा या 2 करेगा, तो छोटा सा पढ़ लीजिएगा। और पहला चैप्टर जो है, या पहला पार्ट ए का जो भी चैप्टर है पार्ट ए में, ये चैप्टर बहुत आसान है। इसमें आपको डेट, लोगों का नाम वगैरह जो और पजल होता है दिमाग इतिहास में कि इतना डेट याद रखना है, ये युद्ध कब हुआ था, इसके बाद कौन सी घटना, बड़ा झमेला रहता है, तो उन सब से आप बचे रहेंगे पार्ट ए में। पार्ट ए में जो है कि आप 2-4 बार रीड कर लीजिएगा ना क्वेश्चंस के आंसर को, आप अपनी भाषा में बनाकर लिख सकते हैं। तो मेरा ये भी एक सजेशन रहेगा कि जो पार्ट ए और पार्ट बी में से 2-2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, और जो एक क्वेश्चन बचेगा वो ट्राई कीजिएगा पार्ट ए से करने का। तो पार्ट ए से अगर आप 3 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपका सुविधा रहेगा याद करने में भी, और पार्ट बी से केवल 2, ठीक है। पार्ट ए से 3 और पार्ट बी से 2, तो आपके लिए सुविधाजनक होगी, ठीक है। अब आइए इंग्लिश वालों के लिए बता दूं, मीनिंग, एग्जाम्पल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मीथ, लीजेंड एंड मेमोयर, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस हैं फर्स्ट चैप्टर में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इन्हीं तीनों में से आपको एक मिल सकता है क्या, मिलेगा शायद, ठीक है। और चौथा जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो है 2020 का, मतलब कि जनरली क्या होता है कि जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम होता है किसी भी माध्यमिक का या एचएस का, तो लास्ट ईयर के पेपर से लॉन्ग क्वेश्चंस फिर दोहराए नहीं जाते हैं। तो आप लोग 2022 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप लोगों का लास्ट एग्ज़ाम हुआ था एचएस का 2020 में, हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, ठीक है, 21 में नहीं हुआ। तो अगर हम 2020 को लास्ट ईयर मानते हैं तो 2020 के क्वेश्चंस इस बार दोहराने के चांस कम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डाउट है कि जो पेपर बनाने वाले हैं वो 2020 को लास्ट ईयर मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। वो 2020 को हो सकता है लास्ट ईयर ना माने, तो 2020 का भी क्वेश्चन वो रिपीट करें, ठीक है। लेकिन
ऐसा मैं स्टडी करके जो देखा हूँ, मैंने जो स्टडी किया क्वेश्चन पेपर वगैरह का, एबीटीओ वगैरह का, तो मुझे जहाँ तक लगा कि 2020 में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो क्वेश्चंस बार बार आते रहे हैं दूसरे पेपर में। 2015 में भी आया है, 2017 में भी आया है, 2019 में भी आया है, 2020 में भी देखने को मिला, तो रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि 2020 के क्वेश्चंस वो फिर रिपीट करेगा, क्योंकि एक चैप्टर में बहुत सारा टॉपिक होता है। अब बहुत सारे टॉपिक में केवल 4 टॉपिक से क्वेश्चन 4 साल से आ रहा है, तो बाकी टॉपिक से भी तो क्वेश्चंस बनना चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन। तो ऐसा भी सोचना चाहिए, पेपर बनाने वालों को ऐसे भी सोचे होंगे कि जो जिन टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं है दिए गए हैं उन टॉपिक से क्वेश्चन कुछ दे दिया जाए लॉन्ग क्वेश्चन। तो अगर रिपीट फिर करते जाएंगे तो फिर उन टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो जैसे मैं पहले चैप्टर में बताऊं कि जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया, आधुनिक इतिहास लेखन की पद्धति का वर्णन कीजिए। अब आधुनिक इतिहास लेखन की पद्धति इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन 2015 से लेकर 2020 तक कभी नहीं आया है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये क्वेश्चन डाल देना चाहिए कि अगर टीचर ऐसा सोचे कि कुछ न्यू टॉपिक से दे, क्योंकि इस बार सिलेबस कम है, तो सिलेबस कम है तो कुछ अनकॉमन क्वेश्चन निकालना चाहेगा टीचर। नहीं तो सिलेबस कम है, क्वेश्चंस भी कम हो जा रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी कम हो जा रहे हैं, तो फिर उतना कम सिलेबस, उतना कम लॉन्ग क्वेश्चन में से फिर उसी को बार बार रिपीट कर दिया जाए तो फिर पेपर का वेट कम हो जाता, तो सभी तो बहुत अच्छा मार्क्स पाएंगे। ठीक है, तो जो कम भी पढ़े वो भी बहुत पाएंगे, जो बेचारे साल भर मेहनत का पाए वो भी बराबर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ लगता है नैतिकता के दृष्टिकोण से कि कोई केवल सजेशन पढ़ लिया और जाकर जो साल भर पूरा घाटा है, सिलेबस को पूरा पढ़ा है, वो भी उतना ही पाया, जो केवल सजेशन पढ़ लिया 15 दिन पहले वो भी उतना पा गया। तो ये थोड़ा भेदभाव हो जाएगा। तो कुछ अनकॉमन निकाले जा सकते हैं क्वेश्चंस इस बार। ठीक है, तो जो चौथा क्वेश्चन है 2020 में वो आ चुका है, वो था पेशागत या व्यावसायिक और गैर पेशागत या अव्यावसायिक इतिहास क्या है। उसमें और एक क्वेश्चन, पेशागत इतिहास और गैर पेशागत इतिहास में अंतर बताएं। पेशागत इतिहास और गैर पेशागत इतिहास में अंतर बताएं। और उसी में और एक क्वेश्चन, पेशागत विषय के रूप में इतिहास का महत्व। ठीक है, तो इसमें 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये 2020 में, लेकिन इसमें से 2 क्वेश्चन आ चुका है। 2020 में इसमें से 2 प्रश्न आ चुके हैं। पहला कि पेशागत इतिहास, पहला पेशागत इतिहास, दो नहीं, 2 एक ही है। पेशागत इतिहास, हाँ सॉरी, पेशागत इतिहास क्या है, और इसमें पेशागत इतिहास और गैर पेशागत इतिहास में अंतर। ये क्वेश्चन 2020 में आ चुका है। तो इम्पॉर्टेंट ये कम लग रहा है, कम इम्पॉर्टेंट लग रहा है कि इस बार फिर रिपीट करें या ना करें। ठीक है, फिर भी आप क्या कीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। ये बहुत आसान है, इसका आंसर बहुत आसान है। आप रीड कीजिएगा, आप खुद अपनी भाषा में बनाकर लिख सकेंगे। इसमें याद करने का कुछ है ही नहीं है। आप केवल समझ जाइएगा और टीचर से कहिएगा अपने को समझा दे अच्छी तरीके से, तो आप केवल अपनी भाषा में बनाकर लिख सकते हैं। तो ये आया हुआ है इस टॉपिक से, तो इस टॉपिक से फिर रिपीट करने का चांस कम लग रहा है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और है कि एक क्वेश्चन जो बोला था इसमें कि पेशागत विषय के रूप में इतिहास का महत्व बताएं। पेशागत विषय के रूप में इतिहास का महत्व बताएं, जो तीसरा क्वेश्चन था। तो ये अभी तक नहीं आया। तो इसमें से हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जब आधुनिक इतिहास लेखन की पद्धति, जो पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आधुनिक इतिहास लेखन की पद्धति का वर्णन कीजिए, जो पहला क्वेश्चन मैं दिया इस चैप्टर में, तो उसमें ये घुसा देगा 2 और +6 करके कि पेशागत विषय के रूप में इतिहास, पेशागत विषय के रूप में इतिहास का महत्व बताएं। 2 मार्क्स का कर दिया और उसको 6 मार्क्स का कर दिया, तो आधुनिक इतिहास लेखन पद्धति, या फिर 4 का इसको कर दिया, 4 का उसको कर दिया। आधुनिक इतिहास लेखन पद्धति 4 मार्क्स, और पेशागत विषय के रूप में इतिहास का महत्व 4 मार्क्स। अगर इससे टॉपिक से दे रहा है, इस तरीके से भी कर सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चैप्टर 1 में आपका यही 4 क्वेश्चन आप लोग तैयार करके जाइए। ठीक है, जिसमें से किंगवदंती वगैरह ये तो बहुत जगह पर इंपॉर्टेंट लग रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में भी आए हुए हैं। ठीक है, तो है, आप लोग देख लीजिए जैसे करना है। उसके बाद आते हैं हम लोग चैप्टर 3। चैप्टर 2 नहीं है सिलेबस में आप लोगों का। चैप्टर 3 का नाम है औपनिवेशिक प्रभुत्व की प्रकृति या नेचर ऑफ द कॉलोनियल डोमिनेंस, इंग्लिश में। पहला क्वेश्चन है। अब इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन लगेगा ज़्यादा, लेकिन मैं जब बताऊंगा ट्रिक आपको तो देखिएगा 2 अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन आंसर एक ही आंसर आप पढ़े, उसी में से दोनों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन आपको हो सकता लगेगा ज़्यादा, कितना सारा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, और ये चैप्टर भास्ट है, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, तो इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं।
हर एग्जाम में, ठीक है। 2-2 क्वेश्चंस भी इसी चैप्टर से एक साथ देता है, 2-2 क्वेश्चन और में करके दे देगा, ठीक है। तो चैप्टर 3 का पहला क्वेश्चन है चिरस्थाई बंदोबस्त। चिरस्थाई का हिंदी होता अस्थाई बंदोबस्त या अस्थाई प्रबंध, कुछ भी वर्ड दे। चिरस्थाई बंदोबस्त का बंगाल के समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव लिखें, ठीक है। इंग्लिश वर्जन वालों के लिए एवेलुएट द इफेक्ट्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट ऑन द सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ बंगाल, ये क्वेश्चन हुआ। ये लिख लीजिए इसको आप लोग। दूसरा नंबर में क्वेश्चन बोल रहा हूं, फिर उसको लिखिए, फिर दोनों को मैं बताता हूं टैली करके कि क्या यहां पर समस्या। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के भू राजस्व व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण दे। हुआ। इंग्लिश वर्जन वाले लोग लिखिए ब्रीफली डिस्कस द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन हुआ। पहला क्वेश्चन क्या था, चिरस्थाई बंदोबस्त, चिरस्थाई बंदोबस्त। और दूसरा प्रश्न था, जो दूसरा मैंने बोला, वो कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भू राजस्व व्यवस्था भारत में शुरू की थी उनका परिचय दीजिए। तो दूसरा जो क्वेश्चन का आंसर जब पढ़ेंगे आप, तो उसमें आपको मिल जाएगा चिरस्थाई बंदोबस्त भी मिल जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था का मतलब हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर कब्जा करने के बाद कौन कौन से लैंड रेवेन्यू सिस्टम चालू किए थे। तो उसमें से आपका एक शुरुआत में हुआ था पंचशाला व्यवस्था, फिर उसके बाद चिरस्थाई बंदोबस्त, फिर आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था, फिर महालवाड़ी व्यवस्था, फिर पंजाब में भैयाचारी व्यवस्था। ये सारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे। अब तो मैं आपको यूट्यूब पर सजेशन के वीडियो में इतना समझा नहीं पाऊंगा, इतना पढ़ा भी नहीं पाऊंगा, मैं हिंट्स देते जा रहा हूँ। तो ये सारी व्यवस्थाएं भू राजस्व व्यवस्था है, ठीक है, टैक्स का सिस्टम था, तो ये चालू किए गए थे। तो इस भू राजस्व व्यवस्था को अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप पढ़ रहे हैं तो इसमें चिरस्थाई बंदोबस्त भी आएगा, ठीक है। अब इसी चिरस्थाई बंदोबस्त से क्वेश्चन निकाल के अलग से 8 मार्क्स का कर दिया गया पहला वाला क्वेश्चन कि चिरस्थाई बंदोबस्त का बंगाल के समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव था, ठीक है। तो जब ये आप पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें आप चिरस्थाई बंदोबस्त पढ़िएगा ही, लेकिन करना क्या है कि चिरस्थाई बंदोबस्त यहाँ आंसर में छोटा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बंदोबस्त का आंसर आप इसमें लिख रहे हैं, तो चिरस्थाई बंदोबस्त यहाँ छोटा रहेगा। तो इसी में थोड़ा सा चिरस्थाई बंदोबस्त को डीप में पढ़ लीजिएगा, थोड़ा डीप में चिरस्थाई बंदोबस्त की विशेषताएं क्या थी, प्रभाव क्या हुआ, प्रभाव वगैरह तो इसमें भी रहेगा, प्रभाव परिणाम वगैरह, तो इसका ही आंसर तैयार हो जाएगा। तो अलग से आपको 2 क्वेश्चन रेडी नहीं करने, इसी क्वेश्चन को रेडी कीजिएगा, इसका जो आंसर होगा इसी में से आपको ये मिल जाएगा। या फिर आपका यहाँ पर दे दिया महालवाड़ी व्यवस्था है भू राजस्व व्यवस्था में, तो महालवाड़ी व्यवस्था जो है उसमें से क्वेश्चन निकाल दिया कि महालवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषताएं और महत्व बताएं, 8 मार्क्स का कर दिया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जा सकता है। मतलब आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लीजिएगा आंसर। तो आपको लग रहा है 2 क्वेश्चन है, पहला 1 नंबर और 2 नंबर, लेकिन दोनों जो है टॉपिक सेम है, ठीक है। मैं यहाँ चिरस्थाई बंदोबस्त मेंशन कर दिया हूँ, एग्जाम में आपका भी तो देख सकते कि रैयतवाड़ी और पंचशाला व्यवस्था पर टिप्पणी, कुछ भी ऐसा कुछ भी निकाल कर दे सकता है। तो इस तरीके से तैयार होकर जाइएगा, लेकिन सजेशंस बुक में, गाइड बुक में वगैरह इस तरीके से नहीं होंगे। वो केवल जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर लिख दिए हैं। तो आपका अगर हटकर कोई क्वेश्चन आया तो आप नहीं लिख पाइएगा, या कुछ लिख कर आइएगा लेकिन टू दी पॉइंट होगा नहीं। 8 मार्क्स का रहेगा तो 8 में आप 8 टच नहीं कर पाइएगा। हो सकता है 4 + 4 है तो 4 मार्क्स का मिल गया, ये 4 आपको मिला ही नहीं, ठीक है। तो नंबर कम हो जाएगा। तो इस तरीके से तैयार होकर जाइए, ओके। मेहनत ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा है, मेहनत उतना ही करना पड़ रहा है, केवल आपको अपना दिमाग लगाना पड़ रहा है, आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ रहा है। तो वो दिमाग तो मैं आप लोगों को दे ही रहा हूँ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है कि ये कभी आया नहीं, ठीक है, एग्जाम में। तीसरा क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के क्रमागत पतन के समय भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? क्वेश्चन हुआ। उसी में और एक प्रश्न, भारत एवं चीन में औपनिवेशिक प्रभुत्व की तुलना कीजिए, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन अटैच है एक साथ। अब इसका इंग्लिश होगा, व्हाट वाज द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एट द टाइम ऑफ द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। उसी में कंपेयर द डोमिनेंस ऑफ कॉलोनियल पावर्स इन इंडिया एंड चाइना, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस एक साथ जुड़े हुए हैं। इन दोनों
को जोड़कर भी दिया जा सकता है, या फिर इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को निकालकर 8 मार्क्स का उसको कर दिया गया। ठीक है, हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 मिलाकर एक क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 अलग था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 और 5। अब 4 और 5 पे थोड़ा चर्चा कर लेता हूं मैं। लिखिएगा आप क्वेश्चन, लेकिन पहले मैं चर्चा कर लूं कि अच्छा पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है नानकिंग और तिएनसिन की संधि के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करें। ठीक है, इंग्लिश में डिस्कस द मेन प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ नानकिंग एंड द ट्रीटी ऑफ तिएनसिन। हो गया, क्वेश्चन को आप लिख लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, चीन पर थोपी गई असमान संधियों का विवरण दे। ठीक है, इसमें इंग्लिश में होगा गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द डिफरेंट अनइक्वल ट्रीटीज इम्पोज्ड ऑन चाइना। अब ये जो दोनों क्वेश्चन है 4 और 5 नंबर के, इसमें देखिए यहां पर भी आपका 2 क्वेश्चन दिखने में लग रहा है। क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसमें था नानकिंग की संधि और तिएनसिन की संधि। तिएनसिन मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, समझाने के लिए आप समझिए। नानकिंग की संधि और तिएनसिन की संधि की शर्तों को लिखे हैं। ठीक है, शर्तों को लिखें, ये क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने बताया उसमें क्या था, चीन के ऊपर थोपी गई असमान संधियों का विवरण दे। इसका मतलब कि आप अगर पढ़े होंगे हिस्ट्री को अच्छी तरीके से, या सर लोग आपको, सर लोग तो पढ़ाए ही होंगे, आप लोग अगर दिमाग में रखे होंगे कि सर लोग जो पढ़ाए हैं, कि सर लोग जब आपको पढ़ाए होंगे तो पढ़ाए होंगे कि चीन पर जो थोपी गई असमान संधियाँ, तो उसमें देखिएगा आपका नानकिंग की संधि भी थी, तिएनसिन की भी संधि थी, बोक की संधि थी। ऐसे बहुत सारी संधियां चीन पर थोपी गई थी। मतलब चीन को पराजित होना पड़ा था, चीन को झुकना पड़ा था विदेशियों के सामने। तो चीन को एक तरफा मान लेना पड़ा था बहुत सारी संधियों की शर्तों को, जिसमें से नानकिंग की भी संधि थी, तिएनसिन की भी संधि थी, और भी बहुत सारी संधियां थी। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि चीन पर थोपी गई असमान संधियां। असमान मतलब क्या होता है कि संधि का मतलब बराबरी का होता है कि कुछ आप माने कुछ हम माने, लेकिन चीन पर थोप दिया गया था कि नहीं आपको ये मानना पड़ेगा। तो असमान संधि थी। तो असमान संधियों में बहुत सारी संधियां हैं 18वीं 19वीं शताब्दी में। तो उसमें से देखिएगा आपका नानकिंग की संधि, तिएनसिन की भी संधि होगी। तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हैं चीन पर थोपी गई असमान संधियां, तो इसमें आपको नानकिंग की संधि का भी शर्त लिखेगा होगा, तिएनसिन की संधि भी होगी, बोक की संधि होगी, और भी संधियां होंगी। तो आपका ये नानकिंग की संधि और तिएनसिन की संधि की शर्तें और जो भी क्वेश्चन इसमें से आ रहा है ये आपको मिल जाएगा, अपने आप हो जाएगा खुद ब खुद क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने से। तो ये दोनों क्वेश्चन देखने में अलग है, लेकिन दोनों का आंसर क्या है, सेम है। बात समझ में आ रही है? 2 आपको लग रहा है 4, 5 नहीं, वो एक ही क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर यह भी एक बात है कि ये जो नानकिंग की संधि है आपका, ये जो क्वेश्चन है 4 और 5 इस टॉपिक से 2020 में आ चुका है क्वेश्चन, इस टॉपिक से। और मैंने क्या बताया, चैप्टर 3 जो है भास्ट टॉपिक वाला आपका चैप्टर है, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। तो बहुत सारे टॉपिक अभी भी ऐसे बचे हुए हैं जिससे क्वेश्चंस आए नहीं है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर जो 3 बताया आपको, मुगल साम्राज्य के क्रमागत पतन के समय, इस टॉपिक से नहीं आया क्वेश्चन कभी एग्जाम में, 2015 से लेकर 2020 तक नहीं आया है। लेकिन ये नानकिंग की संधि आ चुकी है, ये चीन पर थोपी गई असमान संधि ये आ चुका है, रिपीट भी हुआ है इन संधि के बारे में। ठीक है, तो 2020 में भी आया हुआ है आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि इस बार शायद फिर इसको रिपीट करें, ठीक है। मतलब इसको कहने का मतलब कि शायद इसको रिपीट ना किया जाए इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक से क्वेश्चन। बात समझ, 2020 में आया हुआ है इस टॉपिक से क्वेश्चन, तो इस बार 2022 में शायद रिपीट ना किया जाए क्वेश्चन को, जहां तक लगता है मुझे। फिर भी मैं क्या कह रहा हूं कि पता नहीं कि पेपर बनाने वाला क्या सोच रहे हैं। 2020 को अगर वो लास्ट नहीं मान रहे हैं तो 2020 का भी उठा कर दे दिए तो तब समस्या होगी। तो करना क्या, आपको केवल आपको इसको रीड कर लेना है। इन दोनों नहीं कहूँगा, इस क्वेश्चन का आंसर केवल रीड कर लेना है। रीड कर लीजिएगा तो अगर बाई चांस मान लीजिए रिपीट करता है और आपका दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप इसको लिख पाइएगा कुछ ना कुछ। वैसे अगर रिपीट करेगा तो पूरा पेपर तो 2020 का रिपीट नहीं ना किया जाएगा, 2-1 क्वेश्चन रिपीट किए जाएंगे। तो अगर 2-1 क्वेश्चन आपका रिपीट भी कर दिया जा रहा है तो आपको तो बाकी तो आपके पास ऑप्शन है। आपको 6 क्वेश्चन पार्ट ए में मिलते हैं, 6 क्वेश्चन पार्ट बी में मिलते हैं। तो 6 क्वेश्चन में से मान लीजिए 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया गया 2020 से पार्ट ए में,
और पार्ट बी में भी 2020 से 2 क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया, मान लीजिए कर दिया गया, तो भी तो आपको 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो रिस्क नहीं है उतना, ठीक है, रिस्क उतना नहीं है। फिर भी मैं चूंकि यूट्यूब पर बता रहा हूं, ओपन बता रहा हूं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 2020 का ना पढ़ें, ठीक है, आप रीड कर लीजिएगा। तो ये हुआ चौथा पांचवा, तो एक ही क्वेश्चन हुआ। तभी तक इस चैप्टर में समझ लीजिए 1 2 3 क्वेश्चन हुए, 3 में से भी अगर इसको निकाल दें तो 2 ही क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6, अब फटाफट बोलते जा रहा हूं, लिखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में रेल मार्ग की स्थापना के उद्देश्यों तथा प्रभावों का वर्णन कीजिए। इंग्लिश में होगा डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपैक्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, कभी 2015 में, कभी 2017 में, मतलब 1 साल बाद ये क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये है कैंटन व्यापार की विशेषताएं, इसका पतन क्यों हुआ। इंग्लिश में होगा आपका चीफ फीचर्स ऑफ कैंटन ट्रेड, व्हाई डिड इट डिक्लाइन। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, शॉर्ट में बोल रहा हूँ, समझ जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये बहुत पहले आया था, एकदम अर्ली में आया था, 2015 में आया था, तो ये क्वेश्चन मुझे कम इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। तो इसको आप बाद में याद कीजिएगा, पहले जो लग रहा है चर्चा आप सुन ही रहे हैं, आप खुद ही लग रहा होगा कि हमको पहले कौन सा क्वेश्चन का आंसर याद करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, प्लासी और बक्सर के युद्ध के परिणामों की तुलना करें। कंपेयर द कंसिक्वेंसेस ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर, ठीक है। ये 8वां क्वेश्चन हुआ। उसके बाद आइए 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन भी आपका 2020 में आ चुका है, 2020 में 9वां क्वेश्चन आ चुका जो मैं बोलने जा रहा हूं। क्वेश्चन क्या था, भारत में अनौद्योगिकीकरण के क्या क्या कारण थे। उसी में क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों की चर्चा करें। इंग्लिश में लिखिए व्हाट वर द कॉजेज ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। ओके, ये 2020 में आया हुआ है, तो इसका भी कम चांस लग रहा है आने का, लेकिन फिर भी आप रीड कीजिएगा। और इसमें अब दूसरे तरीके से तोड़ा जा सकता है, अनौद्योगिकीकरण कहा गया है तो दे देगा औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं 2 मार्क्स का, और देकर उसके साथ कोई दूसरा रेलवे वाला क्वेश्चन इसमें घुसा दिया। इस तरीके से तोड़ मोड़ सकता है, ठीक है, तोड़ा जा सकता है। तो थोड़ा थोड़ा रीड कर लीजिएगा 2020 का, ठीक है। तो ये खत्म हुआ आपका चैप्टर 3। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, लेकिन सुनने में नंबर लग रहा है 1 2 3 4 8 9, लेकिन जैसे अगर आप समझ रहे हैं, आप वीडियो को अगर समझ पा रहे हैं, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, तो क्वेश्चंस बहुत कम है, ठीक है। अब आइए चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नाम है साम्राज्यवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया। इंग्लिश में है रिएक्शन टू इंपीरियलिस्टिक हेजेमोनी, ठीक है। उसका पहला क्वेश्चन जो कि आज तक नहीं आया, जो नहीं आया है मैं पहले उसको नंबर 1 नंबर 2 पे रख रहा हूँ। आपको कॉमन मिलेंगे सजेशंस के बुक में या गाइड वगैरह में, जो सब पेपर में आए हुए हैं वही सब छाप दिए जाते हैं, ठीक है। जो नहीं आए हुए हैं लेकिन उनका जिक्र कहीं ना कहीं था, वो हम टीचर लोग जानते हैं कहाँ था, ठीक है। तो उनको इम्पोर्टेंस देना जरूरी है, क्योंकि सिलेबस कम है, चैप्टर कम है, तो क्वेश्चंस भी कम हो जाएंगे, तो अनकॉमन कुछ क्वेश्चंस आने चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। तो आइए चैप्टर 4 का पहला क्वेश्चन, चीन में पाश्चात्य शिक्षा से शिक्षित वर्ग के उदय के कारण बताएं। उसी में एक प्रश्न है टाइपिंग विद्रोह पर टिप्पणी लिखें। इंग्लिश मीडियम वाले, एक्सप्लेन द इमरजेंस ऑफ द वेस्टर्न एजुकेटेड क्लास इन चाइना, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द टाइपिंग रेबेलियन। ओके, ये अनकॉमन क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए। नंबर 2, भारत में उद्योग आधारित मजदूरों के उदय और विकास पर एक निबंध लिखें, ठीक है। इंग्लिश में होगा व्हाट डू यू नो अबाउट द इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड लेबर्स इन इंडिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आइए, सामाजिक और शैक्षणिक सुधारों में राजा राम मोहन राय के अवदानों का मूल्यांकन करें, ठीक है, इजी है। एवेलुएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, बंगाल में नव जागरण की प्रकृति की विवेचना कीजिए। उसी में और क्वेश्चन रहेगा इसकी सीमाएं क्या थी। इंग्लिश में होगा डिस्कस द नेचर ऑफ बंगाल रेनेसां, व्हाट वर इट्स लिमिटेशंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 आइए, अलीगढ़ आंदोलन का एक संक्षिप्त विवरण दे, अथवा इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से दे सकता है कि मुस्लिम समाज के उत्थान में सर सैयद अहमद खां का अवदान या उनकी क्या भूमिका थी। दोनों क्वेश्चन के आंसर सेम होगा, ठीक है।
इंग्लिश में होगा गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट और कंट्रीब्यूशन ऑफ सर सैयद अहमद खां इन डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम सोसाइटी। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बताया आपको अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन मतलब सर सैयद अहमद खां, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बताया था आपको राजा राम मोहन रॉय, राम मोहन रॉय और सर सैयद अहमद। ठीक है, तो राम मोहन रॉय पर रिपीट करता है क्वेश्चन, किया भी है इसके पहले पेपर में, और राम मोहन रॉय 2020 में नहीं आया था राम मोहन रॉय के ऊपर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा है इस बार के लिए। साथ में सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन, तो दो महापुरुष हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे महापुरुषों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। देरेजियो है, आपका स्वामी विवेकानंद है, ज्योतिबा फुले हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले वगैरह जो है, वीर सालिंगम है, इन सब महापुरुषों पर लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं बनाए गए। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस बनाए गए आपका राजा राम मोहन रॉय पर, सर सैयद अहमद खां पर। पिछले 5 साल से जो पेपर आ रहे हैं 2015 से लेकर 20 तक, तो रिपीट भी होता है। तो राजा राम मोहन रॉय और सर सैयद अहमद खां, ये दो महापुरुष की जीवनी में से, मतलब दोनों में टॉपिक में से एक रिपीट होने का चांस लग रहा है इस बार, तो अच्छी तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, उसके बाद आइए 6वां नंबर क्वेश्चन, चीन में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीन में 4 मई आंदोलन के कारण और इस आंदोलन का प्रभाव। इंग्लिश में होगा कॉजेज ऑफ 4th May मूवमेंट इन चाइना, कंसिक्वेंसेस ऑफ दिस मूवमेंट, शॉर्ट में मैंने बताया। ठीक है, 4 मई आंदोलन। अब 4 मई आंदोलन के कारण में आपको क्वेश्चन का मिलेगा आंसर इसी तरीके से क्वेश्चन आपको सजेशन के बुक में या गाइड में होगा कि 4 मई आंदोलन का कारण और इस आंदोलन का प्रभाव। लेकिन मैंने क्या कहा, कोई भी एक आंसर आप याद करते हैं तो उसको इस तरीके से पढ़िएगा कि उसमें से कुछ भी घुमाकर इधर उधर करे तो आप टू द पॉइंट लिख सके। अब 4 मई आंदोलन का यहाँ कारण है और प्रभाव है, तो आप कारण और प्रभाव ही याद करके जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ऐसा दे दिया, इस बार थोड़ा सा टर्न कर लिया कि कारण दे दिया आपका 4 मार्क्स का, या मान लीजिए प्रभाव आपका दे दिया गया कारण 6 मार्क्स, और 2 मार्क्स इसमें जोड़ दिया गया कि इस आंदोलन के बंद होने के पीछे क्या कारण थे। 4 मई आंदोलन के बंद होने के पीछे क्या कारण थे, तो सरकारी दमन चक्र वगैरह था, या इस आंदोलन के प्रसार के बारे में बताओ। ठीक है, तो आप जब आंसर याद कीजिएगा तो कारण और प्रभाव तो याद कर रहे हैं, साथ ही साथ मत कहने का मतलब मेरा ये है कि 4 मई आंदोलन के ऊपर आप सब कुछ जान लीजिएगा। अगर आपके किताब में नहीं है, गाइड में नहीं है, तो आप गूगल से देख लीजिए 4 मई आंदोलन के ऊपर सब कुछ, ताकि जब तोड़ेगा क्वेश्चन को 2 मार्क्स 2 6 करेगा या 4+4 करेगा तो आपका वहां छूटे नहीं। ठीक है, तो पूरा देख लीजिएगा। अब आइए 7वां नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी 2020 में आया हुआ है, फिर भी मैं बोल दे रहा हूं, रीड कर लीजिएगा, बार बार चर्चा करने की क्या जरूरत है। 2020 में आया हुआ था, भारत में ब्रिटिश शासनकाल में आदिवासियों और दलितों का वर्णन करें, या आदिवासी और दलितों के आंदोलनों का वर्णन करें। सेम आंसर होगा। इंग्लिश में होगा गिव एन अकाउंट ऑफ ट्राइबल एंड दलित कम्युनिटीज ड्यूरिंग द ब्रिटिश इन इंडिया। ओके, ये हो गया आपका चैप्टर 4। ठीक है, अब आइए चैप्टर 5 और 6, मतलब पार्ट ए का हो गया। पार्ट ए में आपका 1 से लेकर 4 चैप्टर तक रहेगा, मतलब 1, 3 और 4, ये हो गया आपका पार्ट ए। अब जो पार्ट बी है, पार्ट बी में आपका चैप्टर 5, 6, 7, 8, इन चारों चैप्टर से क्वेश्चंस रहते थे, जिसमें से आप 7 और 8 इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, तो केवल 5 और 6 चैप्टर का क्वेश्चन आपको याद करना है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत कम क्वेश्चंस दे रहा हूँ, देखिए आप लिखिए चैप्टर 5 का। चैप्टर 5 का क्या नाम है, औपनिवेशिक राज्य भारत का शासन, या इंग्लिश में है गवर्निंग द कॉलोनियल स्टेट ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1909 की पृष्ठभूमि का विश्लेषण कीजिए। 1909, ठीक है। उसी में और एक क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1909 की कमियां क्या थी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, इस पर थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। आप लोगों के सिलेबस में चैप्टर 5 में 3 अधिनियम है, 1909, 1919 और 1935, ये 3 भारत सरकार अधिनियम है। ठीक है, जिसमें से 1919 और 1935, ये 1919 तो आपका 2020 में भी आया हुआ है, लास्ट ईयर भी 1919 के अधिनियम पर आया हुआ है क्वेश्चन। 1935 पर भी एक साल आया था एग्जाम में। ठीक है, 1919 रिपीट भी हुआ है, दो बार आ चुका है। तो ये 2 अधिनियम पर दिए जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन सिलेबस में और एक अधिनियम है 1909 का, उससे कभी क्वेश्चन नहीं आया। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब भी मैं सजेशन तैयार किया था तो मैंने पहले उन क्वेश्चंस पर फोकस किया जो कभी नहीं आया लेकिन सिलेबस में है, और 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनने लायक टॉपिक है वो।
जैसे 1909 का अधिनियम, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनने लायक टॉपिक है एग्जाम में, ये टॉपिक जो 1909 का है, ठीक है, ये है। तो 1909 का अधिनियम आप याद करके जाइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब 1909 का अधिनियम का क्वेश्चन क्या था? भारत सरकार अधिनियम 1909, इसका और एक नाम है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट। इंग्लिश वाले, हिंदी वाले लोग मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम की विशेषताएं और इस अधिनियम का महत्व, ठीक है, दूसरे नाम से दे सकता है, 1909 भारत सरकार अधिनियम या फिर मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। यह पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा आइए, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा की पृष्ठभूमि और प्रभाव। इंग्लिश में होगा बैकग्राउंड एंड कंसीक्वेंसेस ऑफ द मीरठ कंस्पिरेसी केस। हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, लखनऊ समझौता की शर्तों का उल्लेख करें, इस समझौता का क्या महत्व था? इंग्लिश में होगा प्रोविजंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट। हो गया। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 में है, रॉलट कानून का क्या उद्देश्य था? गांधी जी ने इस कानून का विरोध क्यों किया था? ठीक है, इंग्लिश में होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रॉलट एक्ट, व्हाई डिड गांधी जी अपोज दिस एक्ट। अब इस क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है कि रॉलट कानून का क्या उद्देश्य था। अब इसको, ठीक है, उद्देश्य तो हो गया उद्देश्य, हाँ, या कह दिया जाएगा कि रॉलट कानून की पृष्ठभूमि क्या थी, रॉलट कानून पारित होने की पृष्ठभूमि क्या थी, बैकग्राउंड ऑफ रॉलट एक्ट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रॉलट एक्ट, इस तरीके से दे दिया। और गांधी जी ने इस कानून का क्यों विरोध किया था, इसकी जगह पर ऐसा भी कर सकता है कि पूरे कांग्रेस ने इसका क्यों विरोध किया था, या देश ने इसका क्यों विरोध किया था। तो गांधी जी ने इसका क्यों विरोध किया था, जब ये आंसर आप पढ़िएगा तो केवल गांधी जी के बारे में आपको पता चलेगा। लेकिन आप अगर पढ़िएगा कि पूरे देश ने क्यों विरोध किया था, तो देश ने जिस वजह से विरोध किया था, गांधी जी उसी वजह से विरोध किए होंगे। तो इस तरीके से अगर आप तैयार कीजिएगा इस क्वेश्चन को, रॉलट एक्ट के मतलब, इसका मतलब ये है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर केवल मत कीजिए, रॉलट एक्ट के बारे में आप पूरा पढ़ लीजिए। कब पारित हुआ, किसने पारित किया, किस उद्देश्य से पारित हुआ था और क्यों इसका विरोध हुआ था, पूरा पढ़ लिए। तब जैसा इसमें से क्वेश्चन निकालेगा आप वैसा आंसर लिख पाइएगा। ठीक है, ओके, समझ में आई बात। 5वां नंबर 1935 ईस्वी के, जो 1935 ईस्वी के 5वां क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम की पृष्ठभूमि और शर्तें लिखे। ठीक है, उसी में और एक क्वेश्चन तोड़ कर देता है, इस अधिनियम का महत्व। ठीक है, इंग्लिश में होगा बैकग्राउंड एंड प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और उसी में इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एक्ट, मतलब इस कानून का क्या महत्व था। हो गया 1935 का। तो 1935 और 1909, 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड आया हुआ है 2020 में, इसलिए मुझे वो फिर रिपीट करने का मुझे नहीं लगता कि 1919 फिर इस बार दे। ठीक है, 1919 फिर इस बार दे, फिर भी आप रीड कीजिएगा, लेकिन मैं क्वेश्चन इसका नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, और 6वां क्वेश्चन इस चैप्टर से, जालियांवाला बाग हत्याकांड की पृष्ठभूमि और उसी में इस घटना का क्या महत्व था। इंग्लिश में बैकग्राउंड ऑफ जालियांवाला बाग मैसेकर, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इंसिडेंट। हो गया। तो चैप्टर 5 में आपको 6 क्वेश्चंस नजर आए, लेकिन ये 6 के 6 क्वेश्चंस इंडियन हिस्ट्री से बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर आपको सही नोट्स मिले और इजी लैंग्वेज में आंसर हो तो आप तो एक बार पढ़िएगा और फिल्म की कहानी जैसे फिल्म देख कर आते हैं और बता देते हैं, उसी तरीके से जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर आप एक बार में केवल एक बार रीड कर लीजिएगा तो इसका आंसर आप बता दीजिएगा। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड कितना इंटरेस्टिंग है ये आंसर इसका, आप पढ़ोगे और लिखोगे। ठीक है, केवल हाँ जो अधिनियम है 1909 का या 1935 का, इसमें आपको याद करना है, इसमें शर्तें क्या क्या धाराएं थी, क्या महत्व था, ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा आपको रटना है। बाकी लखनऊ समझौता या और एक क्वेश्चन क्या बताया था, पहला नंबर क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या बताया था, मैंने बताया था इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन था आपका दूसरा क्वेश्चन, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। बहुत आसान है, अगर इजी लैंग्वेज में आपको नोट्स मिल जाए, आंसर मिल जाए, आप बनाकर लिख सकते हैं। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, रॉलट कानून, लखनऊ समझौता, ये सब एक बार पढ़िएगा याद होगा। आप बोझ की तरह मत लीजिएगा कि इतना सारा क्वेश्चन है, ऐसे नहीं। गाइड और किताब में और सजेशन में देखिएगा तो 40-45 लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, मैं बहुत कम करके दे रहा हूं आप लोगों को और आसान तरीका मैं बता रहा हूं। तो केवल यही 2 क्वेश्चन रटने हैं इस चैप्टर में, बाकी आप केवल रीड कर लीजिएगा, हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आइए चैप्टर 6। चैप्टर 6 का नाम है आपका द्वितीय विश्व युद्ध एवं उपनिवेश।
द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द कॉलोनीज। ओके, इसका पहला क्वेश्चन जो कभी नहीं आया लेकिन टॉपिक है, सिलेबस में है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव, उसी में क्वेश्चन है यह मिशन क्यों असफल हो गया। इंग्लिश में प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन, व्हाई डिड द मिशन फेल, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर याद करो, ठीक है। दूसरा, भारत के स्वाधीनता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस या INA इंडियन नेशनल आर्मी, चाहे सुभाष चंद्र बोस कहे या इंडियन नेशनल आर्मी कहे, दोनों सेम होगा, का योगदान, इंग्लिश में होगा रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी कभी नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा के निर्माण की पृष्ठभूमि, संविधान सभा के निर्माण की पृष्ठभूमि, इसका मतलब आप संविधान सभा के बारे में पूरा पढ़ के जाइएगा, इसके कौन कौन सदस्य थे, इसके सदस्यों का नाम, संविधान सभा का निर्माण क्यों हुआ, संविधान सभा का कार्य क्या था, हाँ, ये सब कुछ संविधान सभा के बारे में पढ़ लीजिएगा। कभी नहीं आया लेकिन टॉपिक में है, सिलेबस में है। इंग्लिश में होगा बैकग्राउंड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन, नौसेना विद्रोह के कारण और महत्व, नौसेना विद्रोह के कारण और महत्व, कॉजेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नेवल रिवोल्ट ऑफ 1946, हो गया। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा बाद में बता रहा हूं, पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, भारत के स्वाधीनता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका, क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 4 था नौसेना विद्रोह का कारण। ये दोनों क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, ये कॉमन क्वेश्चन हैं, इस चैप्टर से आते हैं। और पहला और तीसरा क्वेश्चन मैंने जो दिया अनकॉमन है, कभी नहीं आया, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन इस बार फिर रिपीट करें, भारत के सुभाष चंद्र बोस का और नौसेना विद्रोह से, ठीक है, रिपीट करे या नहीं भी करे, जो अनकॉमन क्वेश्चन है वो दे। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, केवल 4 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ठीक है, ये 4 मैंने बताया। और पांचवा जो क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी देता है, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, इन्हीं टॉपिक से तो क्वेश्चन बनने चाहिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन, इसको केवल पढ़ लीजिए, 2020 में आया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, 1942, इसको केवल रीड कर लीजिए, ये भी कहानी की तरह है, आप इसको रीड कर लीजिएगा, लिख पाइएगा। तो इस चैप्टर से समझे 4 ही क्वेश्चन है, समझ लीजिए। ओके, तो ये खत्म हुआ सेशन। अगर आपके पास कोई आंसर ना हो, मैं जो आंसर ना हो, ठीक है, आप अच्छी तरह से ढूंढिएगा, आप कहिएगा पूरा क्वेश्चन का आंसर हम दे, तो नहीं, संभव नहीं है, उतना समय नहीं है मेरे पास, मुझे भी अपने बच्चों को तैयार करना है, कोचिंग के बच्चों को, उनके लिए भी एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है, समय नहीं है, फिर यूट्यूब पर वीडियो बनाना है। तो आपके पास जो क्वेश्चन के आंसर नहीं है, आप वही मांगिएगा, वो मिल जाएगा आपको, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन पहले आप ढूंढ लीजिएगा। एक लड़की कमेंट्स की थी, जो क्वेश्चन वो बोल रही है वो तो किताब या गाइड में है, किसी दूसरे रूप में है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी अपना दिमाग लगाइए। अगर आप आंसर ढूंढने में दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं, तो एग्जाम के टाइम में जो मैंने बताया कि एग्जाम में आपका ऐसा आएगा तो आप ऐसा कीजिएगा, वैसा आएगा तो वैसा कीजिएगा, तब वहां पर आप क्या कीजिएगा। अब महत्व और भूमिका करीब करीब एक ही होगा, करीब करीब एक होगा, लेकिन आपके किताब में भूमिका लिखा हुआ है, महत्व नहीं लिखा हुआ। मैंने क्वेश्चन दिया महत्व, आपकी किताब में लिखा हुआ भूमिका। अब आप बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन मेरे किताब में नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। महत्व और भूमिका सेम ही होगा, लिख सकते हैं आप सेम टू सेम, ठीक है। तो ये खत्म हुआ सेशन हिस्ट्री का। तो आप लोगों का हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, हिस्ट्री, ये मैंने कवर कर लिया है। यही जनरल 4 सब्जेक्ट होते हैं आप लोगों का। बहुतों का ज्योग्राफी सब्जेक्ट भी है, ज्योग्राफी में तो बहुत आसान होगा सजेशन बनाना। मैं देखूं अगर समय मिलता है तो ज्योग्राफी का भी सजेशन अपलोड करूंगा। अगर नहीं कर पाया तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है, और वहाँ से पढ़िएगा तो आपको वो बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में कॉमन मिल जाएंगे, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर भी मैंने बताया कि यूट्यूब पर वो मैं नहीं बता सकता, आप कांटेक्ट कीजिए, मैं बता दूंगा कहाँ से कीजिएगा तो कुछ कॉमन मिलेगा। सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर भी आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को ज़रूरत है, जैसे हिंदी है, जो भी सब्जेक्ट्स आर्ट्स के हैं आप लोगों के, पॉल साइंस, हिस्ट्री, जिसका भी सेशन अपलोड हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ लाइव आने का एग्ज़ाम के पहले आप लोगों का। तो लाइव का डेट बता दिया, अनाउंस हम कर देंगे कम्युनिटी पोस्ट में। तो एक एक सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग लाइव क्लास करेंगे। पहले हम लोग हिंदी का पकड़ते हैं, हिंदी से, ठीक है, हिंदी पहला एग्जाम है तो हिंदी पर पकड़ते हैं। हिंदी में अगर आप लोगों का कोई डाउट, अब आप कहिएगा लाइव क्लास में कि पूरा चैप्टर सर समझाइए, तो संभव नहीं है, 1 घंटा का समय रहेगा। तो हिंदी सब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको कोई डाउट है, सेशन आप पढ़ लीजिए, सेशन आप देख लिए हैं, नोट कर लीजिए, तैयारी कीजिए। किसी चीज़ पर किसी तरीके का अगर आपको डाउट है हिंदी के विषय पर, तो डाउट मुझसे आप लाइव क्लास में क्लियर कर सकते हैं। और मान लीजिए छोटा मोटा समझाने का रहा
जो 1-2 मिनट का है कुछ समझाने का, तो वो मैं समझा दूंगा, लेकिन आप पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने को कहिएगा तो वो संभव नहीं है। तो आप लोग डाउट को रखिए, पढ़िए हिंदी को, ठीक है, डाउट रखिए अपने पास। लाइव क्लास में आएंगे, आप कमेंट्स कीजिएगा, संग संग आपको जवाब मिलेगा। और अगर लाइव क्लास में आपको जवाब नहीं भी मिला, बहुत सारे लोग जुड़े हो सकता है आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा है, आप क्वेश्चन वहाँ भेजिए, हम आपको आपका डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लाइव में मिलते हैं, अनाउंस कर दिया जाएगा। और पॉल साइंस के बहुत सारे टॉपिक के ऊपर मेरे वीडियो अपलोड है, देख लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस ही तो मेन है समझने का, हिस्ट्री वगैरह तो आप खुद से भी कर लेते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जहाँ पर टीचर को समझाना पड़ता है। तो मैंने क्लास 12 के बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक, बहुत सारे चैप्टर है, भारत की विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भारत की, इन सब पर मैंने वीडियो बना दिया है। आप वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका MCQ और ACQ तैयार हो जाएगा, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। तो उन वीडियो का लिंक वगैरह आप देखिएगा, खोजिएगा मेरे चैनल के नाम से शांभवी ट्यूटोरियल, और चैप्टर जो आपका है वो चैप्टर के नाम से खोजिएगा तो आपको मिल जाएगा वीडियो का लिंक। अगर नहीं मिल रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, मैं उसका लिंक आप लोगों को दे दूंगा। तो पॉलिटिकल साइंस ही मेन है, MCQ ACQ जो कि रट कर नहीं होगा, जब अगर नहीं समझे रहेंगे तो नहीं होगा। तो उनका वीडियो देख लीजिए, और जहाँ रटने वाला है थोड़ा सा समझ लेने से हो जाता है, रट के हो जाता है, वो सब मैं सेशन अपलोड कर दिया हूँ। अब बाकी तो मैं कह ही रहा हूँ, आप लोगों को गाइड कर दूंगा, तो आपको कोई चिंता नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट करके आप निकलेंगे। आप सोचिए कि 60 मार्क्स तो मिनिमम आप पाएंगे ही। क्यों पाएंगे? जो एकदम भी कमज़ोर है अपने पढ़ाई में, जो सोचता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, वो भी 60 मार्क्स मतलब फर्स्ट डिवीजन करेगा HS में। कैसे करेगा? 20 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट है, तो 20 में 20 आपका स्कूल दे देता है, 20 ना दे तो 19 दे, 18 दे, तो यहाँ हो गया मान लीजिए यहाँ हो गया 20, और बच्चा 40 मार्क्स। 40 मार्क्स का तो आपका MCQ और ACQ रहता है, और 8 मार्क्स का मैं सजेशन आपको दे ही दिया हूँ। अगर आप पढ़कर जा रहे हैं तो आएगा, और थोड़ा बहुत भी लिखिएगा तो ये 40 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें अगर आप हाफ भी पाए, 20 भी पाए, तो इधर 20 इधर 20 40, और ये जो 40 है MCQ ACQ इसमें भी अगर हाफ अगर पा रहे हैं 20, तो आपका 60 मार्क्स तो हो जा रहा है। 20 60 तो आपका मिनिमम फर्स्ट डिवीजन हो रहा है। जो बहुत कमज़ोर सोचते हो अपने आप को, जो बहुत वीक मानते हैं, या समय नहीं मिला, पढ़े नहीं, कोई भी वजह हो, 60% आपका रखा हुआ है। और अगर कोई अच्छा से फॉलो करता है मुझे तो 90 टच कर जाएगा आर्ट्स में भी, ठीक है। तो आप लोगों को एडवांस में बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। और होली आ रही है, तो होली की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और एग्ज़ाम है तो है 2 तारीख को, आराम से होली खेलिए, क्योंकि होली भी ठीक से हम लोग 2 साल नहीं खेले हुए, 2020 और 20 में खेले हुए थे, उसके बाद कोरोना आया था। 21 का होली थोड़ा फीका था, तो इस बार होली का कसर भी पूरा कर लीजिए, बढ़िया से होली खेलिए। 2-4 दिन तबीयत खराब होगा, सो लीजिए, खराब कर लीजिए, उसके बाद फिर जागिए 20 तारीख के बाद से और कंटिन्यू पढ़ाई शुरू कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, टाटा बाय बाय।